कहानी की शुरुआत में हम एक यंग कपल को देखते हैं जिनका नाम मैट और कैट है, जो न्यूयॉर्क में अपने नए घर में रहने के लिए आते हैं। दोनों अपने नए घर से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते खुश होते हैं। उनके नए घर को रेनोवेशन और रिपेयर की जरूरत थी, इसलिए वो उसे ठीक करने में लग जाते हैं। किचन को ठीक करते कैट को कैबिनेट में एक मरा हुआ बर्ड दिखाई देता है। इसे दफनाने के लिए वो उसे बाहर ले जाती है और तभी मैट उसे खिड़की से आवाज देता है, जिसे कैट का ध्यान मैट की तरफ चला जाता है। जब वो वापस उस बर्ड की तरफ देखती है तो वो बर्ड गायब हो चुका था। उधर बेकार की चीजों को घर से बाहर फेंकते हुए मैट को दीवार पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसे क्लियर देखने के लिए वो वॉलपेपर फाड़ देता है। वहाँ उसे बड़े से की होल वाला दरवाजा दिखाई देता है। उसे दरवाजे को खोलने के लिए वो कबाड़ में से चाबी ढूंढने लगता है और जैसे ही उसे चाबी मिलती है वो दरवाजा खोलने के लिए उसे की होल में लगा देता है। वो कैट को आवाज देकर बुलाता है, जिसके बाद वो साथ मिलकर दरवाजा खोलते हैं। तभी हॉल की सारी लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैट पावर कंपनी को फोन करता है। तभी कैट को उस कमरे में अजीब सा डर महसूस होता है, इसलिए वो भी मैट के पीछे हॉल में आ जाती है। अगले दिन उनकी लाइट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पावर कंपनी से एक ऑपरेटर आता है। उसे ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि बेसमेंट की सारी वायर्स बहुत अजीब तरीके से लगी हुई थी और देखने में बहुत पुराने जमाने की लग रही थी। जब मैट उसे लाइट ठीक करने के लिए कहता है तो ऑपरेटर उसे कहता है कि उसने आज तक इस तरह की चीज नहीं देखी। ऑपरेटर वहाँ से जाने से पहले मैट को बताता है कि उस घर के पहले मालिक का मर्डर इसी घर में हुआ था। ये शॉकिंग न्यूज सुनकर मैट इस घर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। एक पुराने न्यूज आर्टिकल को पढ़कर मैट को पता चलता है कि मरने वाले कपल का नाम पॉल और मैडलिन था, जबकि सस्पेक्ट की पहचान नहीं हो पाई थी और उसे जॉन नाम से पुकारा जाता था। मैट एक आर्टिस्ट था, इसलिए वो अपने स्केच पैड पर जॉन की तस्वीर बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए उस कमरे में जाता है। वहाँ बैठकर एक बोतल शराब की खत्म कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसे एक और बोतल शराब पीने की इच्छा होती है कि तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और अचानक एक और शराब की बोतल उसके सामने हाजिर हो जाती है, जिसे देख मैट हैरान हो गया था। वो इस बोतल को अच्छी तरह से देखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचता है कि ये रूम किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। दूसरी साइड लिविंग रूम की लाइट्स टिमटिमाने की वजह से कैट की नींद टूट गई थी। वो मैट को अपने पास ना देखकर उसे ढूंढने के लिए जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि पूरा रूम नई चीजों से भरा हुआ था और उन सब के बीच मैट बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वो कैट को कीमती पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि इस रूम में किसी भी विश को पूरा करने की ताकत है। कैट मैट की इस बात को मजाक समझकर उसे टाल देती है, लेकिन अपने हस्बैंड की गंभीरता को देखकर इस बात को चेक करने के लिए $1000 की विश करती है। कैट के मांगे हुए पैसों को मैट पूरे रूम में ढूंढता है। वो पैसे उसे मिल जाते हैं, फिर भी कैट को विश्वास नहीं होता और वो दोबारा $1 मिलियन की विश करती है और उसे तुरंत $1 मिलियन मिल जाते हैं। ये सब देख कैट बहुत डर जाती है और उस रूम से बाहर निकल जाती है। मैट उसके पास जाकर उसे समझाता है कि वो लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं। फिर वो दोनों अपनी विश पूरी करते हुए उस कमरे में बिताते हैं। उनकी एक विश पर रूम में कपड़े, चैंपियन, पेंटिंग, कीमती सामान और पैसों के ढेर लग जाते हैं। फिर मैट और कैट की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि दुनिया की हर बेशकीमती चीज उनके पास होती है। रात होने पर कैट मैट से सवाल करती है कि आखिर ये रूम इतनी आसानी से उनकी सारी विशेष पूरी कर देता है। मैट उसे कहता है कि उन्हें इन सब बातों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इस तरह अगले कुछ दिनों तक उनकी जिंदगी बड़े शानो शौकत से गुजरती है। हर बार जब भी उन्हें कोई विश होती थी तो लाइट टिमटिमाने लगती और उनकी सारी विशेष पूरी हो जाती। वो रातों रात मिले इस खजाने का जश्न मनाते और पार्टी करते, नाचते गाते हुए मस्ती में दिन गुजर रहे थे। लेकिन ये सब उन्हें ज्यादा दिन तक खुशी नहीं दे पाया और धीरे धीरे कैट को अपने अंदर की कमी खलने लगती है, जो कि इस सबसे पूरी नहीं हो सकती थी। मैट को कैट की फिक्र होती है और वो उसे एक बेबी बेड गिफ्ट करता है, लेकिन कैट ये देख खुश होने की बजाय उदास हो कमरे से बाहर निकल जाती है, क्योंकि पहले ही उसके 2 मिसकैरेज हो चुके थे। थोड़ी देर बाद कैट वापस आती है और विशिंग रूम में जाकर बच्चे की विश करती है। जब मैट को ये बात पता चलती है तो वो कैट पर नाराज होता है और कहता है कि उसने बिना उनकी सलाह के ऐसा क्यों किया। इस बात पर दोनों में काफी बहस होती है, तो कैट कहती है कि वो इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहेगी। मैट इस बात से एग्री नहीं करता और बच्चे को उस रूम में ले जाकर उसे गायब होने की विश करने को कहता है। वो दोनों उस रूम में जाते हैं, मगर कैट उस बच्चे को गायब करने की विश नहीं कर पाती और रोते हुए बच्चा मैट के हवाले कर देती है और गोद में बच्चे को लेकर मैट भी इमोशनल हो जाता है और वो भी उसे गायब करने की विश नहीं कर पाता और मैट बच्चे को कैट को वापस दे देता है और दोनों बच्चे को अपने पास वापस रखने को राजी हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैट की नजर अपनी अधूरी ड्राइंग पर पड़ती है, जिसमें वो जॉन का चेहरा बना रहा था। उसे देख वो फिर से अपनी रिसर्च में लग जाता है। उसे देख उसे पता चलता है कि जॉन अभी भी जिंदा है और किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती है। एक दूसरे न्यूज आर्टिकल के अनुसार जॉन का कहना था कि उसने ये मर्डर उस रूम के कहने पर ही किया था। ये जानने के बाद मैट तुरंत जॉन से मिलने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो उसे उस रूम के बारे में और जानकारी हासिल कर सके। हॉस्पिटल पहुंचने पर नर्स उसे कहती है कि पिछले 45 सालों में न्यूज रिपोर्टर के अलावा कोई भी जॉन से मिलने नहीं आया। ये सुनकर मैट खुद को भी एक रिपोर्टर के रूप में ही पेश करता है। आखिरकार बूढ़े हो चुके जॉन के साथ मैट की मुलाकात होती है। मैट उसे उस घर और रूम के बारे में पूछने लगता है। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ जॉन उसे बताता है कि वो इस पल का बरसों से इंतजार कर रहा था। मैट उससे पॉल को मारने की वजह पूछता है तो जॉन उसे कहता है कि इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और मैट को जितना
जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि जिस इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती उससे भी खतरनाक वो इंसान होता है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके बाद मैट गैस जलवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और जैसे ही वो अपनी जेब से पैसे निकालता है तो देखता है कि वो पैसे राख में बदल चुके थे। ये देखकर वो तुरंत घर पहुंचता है और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो सारे पैसों को घर से बाहर फेंक देता है। साथ ही वो एक पेंटिंग को भी दरवाजे के बाहर रख देता है। वो सारी चीजों को डस्ट में बदलते देख समझ आता है कि उस रूम से मिलने वाली किसी भी चीज को वो घर से बाहर नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो सारी चीजें डस्ट में बदल जाएंगी। मैट गुस्से में दीवार को तोड़ देता है ताकि वो रूम की मिस्ट्री को जान सके, लेकिन उसे वहाँ उलझी हुई वायर्स के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। उन वायर्स को ड्रैग करना बहुत मुश्किल था। फिर वो दीवार पर लगे कुछ वॉलपेपर्स को फाड़ता है तो उसे वहाँ उस घर का मैप दिखाई देता है जिसमें उसे सारे वायर्स के कनेक्शन की जानकारी मिलती है। कैट बच्चे को लेकर बाहर की तरफ जा रही थी, तब मैट उसे ये कहकर रोक देता है कि बच्चे को बाहर ले जाना सेफ नहीं है। वो उसे असल वजह नहीं बता पाता। एक दिन बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कैट से नहीं संभलता। तब मैट उसे गोद में ले लेता है और उसे चुप कराने के लिए बाहर निकल जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वो बच्चा बड़ा होने लगता है। और जब वो लोग वापस घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था। उस रात मैट कैट को बताता है कि वो रूम उनकी सारी विशेष को पूरा कर सकता है, पर वो उसकी दी हुई चीजों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वरना वो चीजें पुरानी होकर डस्ट में बदल जाएंगी। ये सुनकर कैट को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि उनका बच्चा कोई सामान नहीं है जिसे वो लोग बाहर नहीं निकाल सकते। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और उसे अपना बेटा ही मानती है और उसका नाम शेन रखती है। कैट शेन को घर में ही पढ़ाना शुरू करती है और उसे समझाती है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बहुत डेंजरस जर्म्स हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दिन जब कैट उसे पढ़ा रही होती है तो शेन बाहर जाने की जिद करता है और कहता है कि उसने कभी भी बाहर कदम नहीं रखा और उसे सिर्फ दीवारें देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कैट उसकी सेफ्टी के लिए उसे बाहर नहीं जाने देती। इसलिए वो हर बार घर के अंदर आते और बाहर जाते दरवाजे पर ताला लगा देती थी ताकि शेन बाहर ना जा सके। एक दिन उसे मैट का ऑर्डर दिया पैकेज मिलता है तो वो उसे लेकर मैट को दे देती है, पर वो दरवाजे को ताला लगाना भूल जाती है। मैट को पार्सल के अंदर गन मिलती है जिससे वो संभाल कर रख देता है। इसी बीच कैट पियानो बजाने लगती है और मौके का फायदा उठाकर शेन चुपके से मेन डोर की ओर बढ़ता है। वो बाहर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए अपने हाथ को दरवाजे से बाहर निकालकर ताजी हवा को महसूस करता है कि तभी कैट उसे देख लेती है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। उसे ठीक देखकर कैट को राहत मिलती है। फिर वो दोनों शेन को बाहर जाने से रोकने के लिए खिड़कियों में लकड़ी की तख्ती लगा देते हैं। फिर हमें दिखता है कि अगले कुछ दिन मैट गन की शूटिंग की प्रैक्टिस करता रहता है। एक दिन जब मैट शूटिंग से वापस आता है तो वो देखता है कि शेन आर्ट स्टूडियो के अंदर स्नो ग्लोब बनाकर खेल रहा था। वो शेन को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। शेन डर जाता है और उसके हाथ से स्नो ग्लोब गिरकर टूट जाता है। दरअसल मैट ने शेन को बेटा नहीं माना था, इसलिए वो शेन के साथ बदसलूकी से बात करता था। इधर ग्लोब टूटने की आवाज सुनकर कैट वहाँ आ जाती है और शेन को डांटने के लिए मैट से बहस करने लगती है। उसी रात शेन सारे घर का चक्कर लगाता है और शेन को एक मैप मिलता है जिसे फॉलो करके वो बेसमेंट में पहुंच जाता है जहाँ उलझी हुई वायर्स के बीच मेन पावर सोर्स था। उसे सबसे गुजरते हुए वो आखिर उस रूम तक पहुंच जाता है। पूरी रात सारी लाइट्स टिमटिमाती रहती हैं, मगर नींद की वजह से कैट और मैट को कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन जब मैट की नींद खुलती है तो उसे अपने सामने नया स्नो ग्लोब दिखाई देता है और साथ ही टूटा हुआ ग्लोब कुछ दूरी पर पड़ा हुआ मिलता है। उसी वक्त वो लाइट्स को टिमटिमाते देख वो समझ आता है कि क्या हो रहा है। वो तुरंत कैट को जगाता है। दोनों रूम की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर हैरान रह जाते हैं। शेन ने विश करके रूम के अंदर ही एक बड़ा सा आउटडोर एरिया बना लिया था। रूम की बंद छत की जगह वहाँ खुला आसमान था। ये सब देख मैट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे हाथ से पकड़कर वापस घर के अंदर ले आता है। इस बात पर कैट और मैट में बहस होने लगती है और मैट कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, पर कैट को ऐसा नहीं लगता। इसी बीच फोन की घंटी बजती है और शेन फोन उठा लेता है। तभी मैट शेन से फोन छीन लेता है। दूसरी तरफ जॉन की आवाज सुनकर उसे हैरानी होती है। शेन से बात करते जॉन को पता चलता है कि उन्होंने उस रूम से बच्चे की विश की थी। उधर किचन में रखे एक और फोन से कैट उनकी सारी बातें सुन लेती है। जॉन उसे कहता है कि शेन को बाहरी दुनिया में आजादी से घूमने के लिए कैट की जिंदगी की कुर्बानी देनी होगी, यानी जब कैट मर जाएगी तो शेन पूरी तरह से आजाद हो जाएगा और एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकेगा। फिर उसकी उम्र भी नॉर्मल इंसानों की तरह ही बढ़ेगी। और वो मैट को ये राज भी बताता है कि वो भी उसी रूम का दिया हुआ बच्चा था। तब उसकी माँ ने उनके लिए उनके बाप को मार डाला और उसे बढ़ाकर खुद को मारने के लिए कहा था। फिर वो मैट से कहता है कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कैट को मारकर शेन को बचा सकता है या फिर शेन को मारकर कैट को। ये सारी बातें सुनकर कैट को बहुत दुख होता है और वो घर छोड़कर चली जाती है, जिससे मैट को उसकी फिक्र होने लगती है। कैट खुद को मारने की कोशिश करती है मगर ऐसा नहीं कर पाती। इधर घर पर मैट का शेन के साथ बिहेवियर पागलों जैसा हो जाता है और वो उसकी सारी चीजों को फेंक देता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो शेन के लिए डिनर तैयार करता है। शेन उससे ढेर सारे सवाल पूछता है, जिससे चिढ़कर मैट शेन को बता देता है कि वो उनका बच्चा नहीं है और ना ही उसके कोई पेरेंट्स हैं। इतना ही नहीं, वो गुस्से में आकर शेन को फ्रंट डोर से बाहर निकाल देता है, जिससे शेन डरकर वापस ऊपर चला जाता है। कुछ ही देर में मैट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शेन के रूम में जाकर उससे माफी मांगने लगता है। फिर शेन उसे स्टोरी पढ़कर सुनाने के लिए कहता है और सारी रात वो साथ में सोते हैं। जब कैट घर वापस
लौटती है तो उन दोनों को साथ में देखकर वो बहुत खुश होती है। अगले दिन जैसे ही वो सोते हैं, शैन चुपके से डोर की चाबी ले लेता है। सुबह फ्रंट डोर को खुला देखकर वो समझ जाते हैं कि शैन बाहर गया होगा। तभी घर के अलग हिस्से में शैन को देख हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शैन अब जवान हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा था। वो अपने पेरेंट्स की तरफ गन पॉइंट करते हुए उन्हें धमकाता है, लेकिन कैट उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच मैट शैन के ऊपर कूद पड़ता है और दोनों में फाइट होने लगती है। उधर कैट धक्का लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। मैट उसे जगाते हुए बताता है कि शैन को गोली लगने की वजह से वो मर गया। इस खबर से दुखी होकर कैट रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। मैट उसे तसल्ली देकर घर में वापस ले आता है, पर अभी भी वो उदास रहती है। उधर दूसरे रूम में जहाँ उनकी फाइट हुई थी, असली मैट होश में आ जाता है और पूरे घर में कैट की तलाश करता है कि तभी लाइट्स को फिर से टिमटिमाते देख वो डरते हुए उस रूम की तरफ जाता है। उसे पूरा यकीन था कि कैट और शेन अंदर ही होंगे। इधर कैट को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके साथ बैठा आदमी मैट नहीं शैन है, पर जल्द ही उसे शैन की आइस खाने की हैबिट से पता चल जाता है कि वो मैट नहीं बल्कि उसकी शक्ल में शैन है। उधर असली मैट अंदर जाने के लिए दीवार को तोड़ता है और सारे वायर्स को क्रॉस करके वो उस रूम के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ अब जंगल था और ढेर सारे पेड़ थे। जहाँ जाकर मैट को पता चलता है कि शैन ने रूम का यूज करके उस जगह को काफी बड़ा कर लिया था और वहाँ उन्हीं के जैसा ही एक डुप्लीकेट घर भी बना लिया था। वो ये भी समझ चुका था कि शैन ने उसका रूप लेकर कैट को किडनैप कर लिया था। ये ख्याल आते ही अपनी बीवी को वापस लाने के लिए भागते हुए वो डुप्लीकेट घर में पहुंच जाता है। मैट धीरे से अंदर आता है। इधर मौका पाते ही कैट वहाँ से भागने ही वाली होती है कि हाल में वो दो मैट को देखकर घबरा जाती है। वो दोनों में से असली और नकली की पहचान नहीं कर पाती। अचानक एक मैट उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो उसे धक्का देकर खुद से छुड़ा लेती है और शैन का नाम लेती है। वो अपना नाम सुनकर उसकी तरफ देखता है, मगर उसके धक्के के कारण गिरकर बेहोश हो जाता है। जमीन पर गिरते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। इधर मैट और कैट घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर निकल नहीं पाते, क्योंकि शैन ने रूम से उनके उसी घर में फंसे रहने की विश मांगी थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो वहाँ से नहीं निकल पाते तो मैट रुक जाता है और वहाँ से निकलने का तरीका सोचने लगता है कि अचानक फिर से वहाँ शैन आ जाता है और मैट को चाकू से मार डालता है। फिर वो कैट को समझाने की कोशिश करता है और तभी उसे पता चलता है कि वो उनके क्लोन्स थे, जबकि असली मैट और कैट दौड़कर जंगल के बाहर भागते हैं और शैन भी उनके पीछे भागता है। उनके असली घर में पहुंचते ही शैन मैट पर अटैक कर देता है, पर मैट उसे अपने साथ खींचकर घर के बाहर ले आता है। अपनी जान को खतरे में देख शैन दरवाजे की तरफ भागता है, मगर कैट पहले ही दरवाजा बंद कर देती है। शैन माँ कहकर उसे पुकारता है और कैट घर के अंदर से ही उसे बूढ़ा होते हुए देखती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी गलने लगती है और अंत में वो डस्ट में बदल जाता है। कैट उसकी राह को हाथ में लेकर बहुत रोती है, क्योंकि उसने उसे अपना बेटा ही माना था। फिर मैट उसे हौसला देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और सुकून से रहने लगते हैं। हालात पहले से बेहतर होने के बावजूद उसे लगता है कि वो अभी भी उसी रूम में है, क्योंकि लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगी थी। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि रूम की दी हुई दौलत में वो दोनों बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। उन्हें नए घर में लाइट्स टिमटिमाने की वजह से ये कंफ्यूजन बना रहता है कि ये या तो अभी भी उसी रूम में है या फिर ये बिल्डिंग की वायर्स में ही कोई प्रॉब्लम है। तो ये कहानी इसी कंफ्यूजन के साथ यहीं खत्म हो जाती है। आप हमारे रॉ हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।